हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं एक नया चैप्टर लेके या नया विषय आप कह सकते हैं कि लेकर आया हूं, खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और ये आज हमारा जो विषय जो स्टार्ट हो रहा है वो है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, या आप बोल सकते हैं कि एक संवैधानिक जो तरीका है या संवैधानिक व्यवस्था है हमारे देश में, उसके बारे में हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर का पहला डे है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर फोकस रहेगा इन सब चीज़ों पे कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो होंगी, हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो भी मल्टीपल मल्टीपल चॉइस हो या मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सारा कुछ क्या हो जाए, कवर हो जाए इस वीडियो से। तो हम लोग आज स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, जो बेसिक चीज़ है कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है उसका इतिहास क्या रहा है, या हमारा भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से रहा है, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे भी होगा, जिसका नाम होगा भारत का संवैधानिक विकास। अब ये भारत का संवैधानिक विकास से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको माहौल बना लेते हैं, क्योंकि सीधे अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसा क्या हो गया कि भारत का संवैधानिक विकास लाने की जरूरत पड़ी, या संविधान का विकास हुआ भारत में, इस चीज को थोड़ा सा जानेंगे। खास करके जानेंगे हम लोग, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच के हम लोग पहुंचेंगे कहाँ पे, सबसे पहले पहुंचेंगे कहाँ पे, 1756। ठीक है, 1756 में थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाते हैं और चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से भी होंगे कि जैसे ही बंगाल का नवाब, आप लोग जानते हैं कि बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, किसमें, प्रांत था, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेज पहली बार कब आए, सबसे पहले 1600 में। ठीक है, 1600 में सबसे पहले जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उनको क्या किया कि एक घोषणा पत्र जारी किया कि आप क्या कर सकते हो, पूर्व में जाकर और कंपनी की स्थापना कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग को यही याद रखना है कि 1600 ईस्वी में, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, ईआईसी की स्थापना होती है। ठीक है, जहां पे कि महारानी कौन थी, एलिजाबेथ द्वितीय। वहां से कहानी स्टार्ट होती है। अब ये कहानी चलते चलते पहुंच जाती है कहां तक, हम मैं कहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं, 1756 से। अब भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि 1756 में एक शासक होते हैं, मतलब शासक की तरह से कह सकते हो, बंगाल के नवाब। बंगाल में क्या चल रहे थे, नवाब चल रहे थे। अब उस उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे नवाब थे। 1700 से आप देखोगे तो मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, बहुत सारे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो 1756 में जिनकी मृत्यु होती है, उनका नाम क्या है, अली वर्दी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1756 में किसकी मृत्यु होती है भाई, अली वर्दी खां कौन थे, बंगाल के नवाब। अब यहां से कहानी सोचिएगा, वहां पे चले जाइए आप, 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई है। अंग्रेजों का शासन चल रहा है पूरे भारत पे, और पूरा का पूरा कंपनी जो है क्या करना चाहती है, पूरे भारत पे कब्जा करना चाहती है, मतलब ट्रेड फैलाना चाहती है। ठीक है, ऐसा एक माहौल बना हुआ है। 1756 में जैसे ही अली वर्दी खां की मृत्यु होती है, बंगाल के नवाब के पद पे एक और आदमी आता है, उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनका नाम है सिराजुद्दौला। सुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला। थोड़ा सा फोकस करेंगे इन सब चीजों पे। ठीक है, को तो भैया याद रखोगे कि 1757 में कह सकते हो कि कौन आया अपना, ये क्या हुए, बंगाल के दूसरे नवाब, मतलब कि अगले नवाब। ठीक है, अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। अब चीजें ऐसी चल रही हैं कि कंपनी को पूरा क्या कर दिया गया है कि फ्री ट्रेड करने का पूरा क्या है, यहाँ पे परमिशन है बंगाल में। ठीक है, और चीजें क्या चल रही हैं, भारत के खिलाफ चल रही हैं, बंगाल के नवाबों के खिलाफ चल रही हैं, यहाँ के लोगों के खिलाफ चल रही हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला आता है, और एक बागी आदमी, मतलब कि एक बागी नवाब है ना, और ये कहता है कि आपका यहाँ पे मनमानी, या आप जो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब किला, जो आप किला बना रहे हैं, आप जो ट्रेड कर रहे हैं, आप जो मुफ्त में ट्रेड कर रहे हैं, ये आप नहीं कर पाइएगा। आपको कुछ ना कुछ, आपको इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, चुंगी या कर या जो भी चीज है आपको देनी पड़ेगी। और आप जो किले बना रहे हैं आप नहीं बना सकते हैं, और जो भी चीजें चल रही हैं आप इस पर क्या करिए, क्या किया इसने, पाबंदियां लगाई। अब जैसे ही सिराजुद्दौला पाबंदी लगाएगा किस पे, अंग्रेजों पे, तो क्या होने जा रहा है, सिराजुद्दौला की, सिराजुद्दौला जब पढ़ेंगे नवाब तो बात अलग है, मैं उस समय बहुत ज्यादा अंदर जाऊंगा, जहां पे आपको ब्लैक होल की घटना, ठीक है, और सब सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पे उस समय यहाँ पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है कि सिराजुद्दौला क्या हो गया है, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया है। और अंग्रेजों के खिलाफ होते ही अंग्रेज क्या करेंगे, यहाँ पे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। अब लड़ाई जो यहाँ पे होगी सिराजुद्दौला के साथ, याद रखिएगा बहुत भयंकर लड़ाई होती, सबसे पहली लड़ाई अंग्रेजों के साथ इंडिया की जो होती है, मतलब बंगाल के नवाब की जो लड़ाई होती है, सिराजुद्दौला
वर्सेस अंग्रेज, और अंग्रेज की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान देंगे। अब अपने मन में एक आप ये बना लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक तरफ सिराजुद्दौला भारत की तरफ से और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना खड़ी है। कहाँ पे? बंगाल में। और बंगाल में ही एक जिला है, वहीं पे एक जगह है, क्या? प्लासी। याद रखेंगे, कहाँ पे? प्लासी में। कहाँ पर भैया? प्लासी में युद्ध होने जा रहे हैं, किसके बीच में? अंग्रेज और, ठीक है, माहौल बना हुआ है लड़ाई का। प्लासी में दोनों सेनाएं आसपास आमने सामने खड़ी। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत रोचक कहानी। सिराजुद्दौला के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। 3 लोग होते हैं बहुत खतरनाक। एक में शौकतगंज होते हैं, उनकी मौसी होती है घसीटी बेगम, और एक होते हैं उनके सेनापति, जो मेन सेनापति होते हैं उनका नाम है मीर जाफर। ध्यान देंगे, ठीक है। वैसे उसके अलावा भी 2-3 सेनापति हैं जो कि इसके खिलाफ रहते हैं, और 1-2 सेनापति हैं जो कि इसके साथ भी लड़ते हैं, ठीक है, वो वीरगति को भी प्राप्त है। तो वो सब हम लोग बाद में जानेंगे। लेकिन अभी ध्यान देंगे कि जैसे ही ये लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। यहाँ पे धोखा कौन देता है? इनका मेन सेनापति जो है मीर जाफर जाता है युद्ध के उसमें मैदान में, और वहां से क्या कर जाता है? वापसी कर जाता है। तो कौन हारेगा? ऑब्वियस सी बात है, कौन हारेगा भैया? सिराजुद्दौला बेचारा यहाँ पे हार जाता है, और प्लासी का युद्ध खत्म होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। बोला जाता है कि पहला जो कदम है अंग्रेजों का कब्जा करने का भारत पे, यही है प्लासी का लड़ाई, ठीक है। अब यहां से अब चलते हैं। अब धीरे धीरे अब यहां से क्या होगा? मीर जाफर क्या बन जाएगा? नवाब बनेगा। अगला नवाब कौन बन गया? अब अलीवर्दी खां सिराजुद्दौला। इसके बाद कौन बन जाएगा? अब मीर जाफर। चलिए, मीर जाफर क्या हो गए भैया? अगले उत्तराधिकारी बने। मीर जाफर का भी बहुत ज्यादा क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं, मतलब कि क्योंकि अंग्रेजों को क्या चाहिए था? कठपुतली चाहिए था, जो कि हम लोग आराम से अपने इशारों पर क्या सके, नाचा सके, ठीक है। ये सब चीजें चल रही हैं। चलते चलते क्या होता है, बहुत बड़ी घटना नहीं होगी मीर जाफर के समय में, ठीक है, कुछ चीजें मतलब कि अगेंस्ट होगी इंडिया के। और तभी क्या होगा कि मीर जाफर जब ज्यादा ये करने लगेंगे उत्पात, तब तक इनको हटा के और एक और उत्तराधिकारी आते हैं बंगाल के, जिसका नाम है मीर कासिम। अब ये मीर कासिम जो है नवाब बंगाल के, इनके काल में बहुत बड़ी घटना घटती है। घटना क्या घटती है? क्योंकि ये रूबरू थे किन चीजों से? अपने आसपास की चीजों से। मीर जाफर के साथ जो चीजें हो रही थी, उनको पता था कि अंग्रेज हमको क्या करना चाहते हैं, पॉपेट बना के रखना चाहते हैं, एक पुतला बना के रखना चाहते हैं। अब इन सब चीजों के खिलाफ ये क्या करेंगे? अपना षड्यंत्र रचेंगे। और षड्यंत्र क्या रचेंगे? ये मीर कासिम जो है सबसे पहला कदम उठाता है कि जो अभी तक राजधानी चल रही थी बंगाल की, कौन सी? मुर्शिदाबाद, वो चेंज करके पहुंचा देते हैं मुंगेर, ठीक है, मुंगेर पहुंचाते हैं। और मुंगेर पहुंचाते ही क्या होगा? अंग्रेजों को खटक जाएगा कि ये कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, और एक सेना भी बनाने की तैयारी करते हैं, ठीक है, अफगानी सेना टाइप से, मतलब उधर से ट्रेंड करते हैं, ठीक है, और इस तरह का सेना बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब अंग्रेजों को क्या करेंगे, हम हराएंगे, ठीक है। अब ये प्लान चल रहा होता है, तभी क्या करता है, सब इनको खदेड़ता है, सब मारने के लिए खदेड़ता है। और ये भागते हैं, और भागते भागते कहां पहुंचते हैं मीर कासिम? कहां पहुंचते हैं भाई? अवध होते हुए अपने पटना। कहां पहुंचेंगे? अवध होते हुए पटना। अब देखिए, मीर कासिम चले हैं बंगाल के नवाब। यहां पे अवध में एक ये है नवाब है अवध के भी, इनका नाम क्या है? सुजाऊ दौला। याद रखेंगे, यहां पे लोग कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है सुजाऊ दौला सिराजुद्दौला में। सिराजुद्दौला जो था 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई है, तब ये हुआ है ना। और एग्जैक्टली याद रखना, प्लासी की लड़ाई का डेट जो याद रखना, 23 जून 1757। एग्जैक्टली डेट याद रखना, क्योंकि कभी कभी उलझाने के लिए दे देता है कि क्या डेट था। 23 जून 1757 को ये लड़ाई हुई थी। अब जो बात होती है कि भैया मीर कासिम भागा है, और भाग के बेचारा जान बचाने के लिए पहुंचता है अवध के नवाब के पास। और अवध के नवाब हैं, क्या नाम है? सुजाऊ दौला। और उसी समय दिल्ली सल्तनत में, मतलब दिल्ली के उस पे गद्दी पे जो थे, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। कौन है? शाह आलम द्वितीय। तो सुजाऊ दौला प्लस क्या भाई? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। अब देखो, सेना जो बन रही है वो किसकी बन रही है? सुजाऊ दौला की बन रही है, शाह आलम द्वितीय की बन रही है। और गया कौन है इन दोनों के पास? मीर कासिम भागा है बेचारा, ठीक है। मीर कासिम भाग के कहां पहुंचता है? सुजाऊ दौला और शाह आलम द्वितीय के पास, और बोलता है कि ऐसा करते हैं
कि तीनों आदमी क्या करते हैं, अपनी सेना इकट्ठा करते हैं और एक लड़ाई लड़ लेते हैं अंग्रेजों के साथ। ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत तेज बन रहा है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, हरा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाल पूरा कब्जा कर चुका है। अब ये चीज होती है तभी क्या होता है कि ये लोग तीनों सेना इकट्ठा होती है कहां पर भाई, बक्सर में। कहां पर, अगला पेज ले लेते हैं, कहां पर, बक्सर है, ये अपन बक्सर बगल वाला, ठीक है ना, यहीं पे पहुंचते हैं बक्सर में, तीनों का सेना पहुंचता है। अब तीनों का सेना पहुंचता है तो अंग्रेज भी अपने ये भेजेंगे, रॉबर्ट क्लाइव नहीं आता है, बोलता है कि मेरे पास ये नहीं आता है। रॉबर्ट क्लाइव भेजता है किसको, अपने एक योग्य सेनापति को, जिसका नाम है क्या, हेक्टर मुनरो। अब देखो, अगर मतलब कि सारांश अगर देखोगे तो अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हो, एस स्क्वायर प्लस एम और वर्सेस क्या है भाई, एच एम, ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला, ठीक है, याद रखें कहां कहां के हैं, कौन है भाई, अवध के नवाब है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, दिल्ली सल्तनत के कौन है भाई, शाह आलम द्वितीय, और क्या है, मीर कासिम, ठीक है, एम के कर सकते हो। और वर्सेस क्या है भाई, हेक्टर मुनरो। बक्सर के मैदान पे आमने सामने सेना है, और ये घटना घटती है कब आपकी, कब एग्जैक्टली डेट याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को यहाँ युद्ध होता है बक्सर के मैदान में, बक्सर का युद्ध। और इसमें पराजय किसकी होती है, बहुत बड़ी सेना है इन तीनों की, लेकिन फिर भी पराजय होती है किनकी, इन्हीं की, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो था बहुत ही आधुनिक क्या था, हथियार, योग्य सेनापति, उसके साथ साथ क्या था, योग्य सेना थी, ठीक है, अनुशासनित सेना। और इधर के लोग जानते ही हो, लाठी भाला लेके पहुंचे होंगे, है ना, और दो चार को मारा होगा, सब दो चार को मारा होगा, तोप से उड़ाया होगा बढ़िया बढ़िया गोली से, तो भाग गए होंगे लोग। तो इस तरह से क्या होता है, लास्टली कौन हारेगा, इन लोगों की सेना हारेगी। और बक्सर का युद्ध एक कह सकते हो कि जो ताबूत में कील होता है ना, मतलब अंतिम कील कह सकते हो, कि जो ठोक दिया गया किसमें, भारत में। और भारत का पूरा तरह से जो बंगाल की जो सत्ता है, मतलब भारत की सत्ता, बंगाल की सत्ता मतलब उस समय भारत की सत्ता, ठीक है, तीन प्रोविंस थे, तीन प्रांत थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुंबई, ठीक है, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीनों प्रांत में से बंगाल पे पूरा का तरस कब्जा है। बक्सर का युद्ध जैसे ही खत्म होता है पूरा कब्जा हो जाता है, ठीक है। और कौन है यहाँ पे मेन सेनापति, रॉबर्ट क्लाइव ही है, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी कहानी संवैधानिक स्थिति की। क्यों आया 1773 में आपका संविधान का, मतलब कि वो रेगुलेटिंग एक्ट जो आप देखते हैं क्यों आया, 1764 में ये हुआ। और उसी समय एक होता है संधि, जो बक्सर के युद्ध होता है, इसमें याद रखना एक संधि होती है, याद रखना, इलाहाबाद। इस संधि पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि संधि दोनों के साथ होते, किसके किसके साथ, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय दोनों के साथ होता है, ठीक है, बट इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक। इलाहाबाद की संधि के साथ बक्सर का युद्ध खत्म होता है और रॉबर्ट क्लाइव पूरी तरह से अधिकार कर लेता है किस पे, बंगाल पे। बंगाल पे जैसे ही अधिकार करता है, बोलता है कि अब नवाब वो आपका कुछ नहीं चलेगा, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्या, द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन लेके आता है कौन, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन का जनक इंडिया में, भारत में कौन, तो द्वैध शासन कौन लेके आता है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब देखो, अब रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही द्वैध शासन का जनक कहा जाता है, और जैसे ही आता है, द्वैध शासन का मतलब होता क्या है, दो तरह की चीजें चल रही हैं, दो तरह का शासन, क्या, इसका मतलब यह है कि एक आपको कौन सा, राजस्व वाला, जो मतलब कि राजस्व इकट्ठा करने का, और एक दूसरा आपको संभालना है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रशासन संभालना है, एक तरफ क्या, रेवेन्यू संभालना है, ठीक है। तो दोनों को इसने क्या किया कि एक जगह कर दिया, मतलब कि दो मतलब शासन कर दिया, और एक में इसको रखना था क्या, कि जहां पे राजस्व इकट्ठा करना था, राजस्व के लिए इसने क्या कर दिया, दीवानी, कौन सी, दीवानी, दीवान लेके आया, ठीक है, दीवानों की नियुक्ति करने लगा, दीवानी लेके आया। और प्रशासन के लिए लेके आया निजामत, प्रशासन के लिए क्या लेके आया, प्रशासन और न्याय के लिए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एसपी डीएसपी का ये होगा, उसके साथ साथ न्यायालय भी हम लोग ये करेंगे, तो इसके लिए न्याय भी होगा, तो इसके लिए इसने क्या लाया, निजामत। अब देखो इसकी चालाकी, बोला ना कि दीवानी जो है ना, जो पैसा इकट्ठा करना है, ये हम लोग ले लेते हैं, ये हम संभाल लेते हैं। आप क्या कीजिए ना, नवाबों को बोला कि आप निजामत संभाल लीजिए, प्रशासन और न्याय क्या कर लीजिए, आप लोग संभाल लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। पैसा क्या होता है, मेन रीढ़ की हड्डी है राज्य की, ठीक है। तो कब्जा किसका है, रॉबर्ट क्लाइव का, अंग्रेज का, ठीक। पुरहर क्या किया, पुरहर पैसा लूटा, और अंग्रेजों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ वहां से, द्वैध शासन से। और
जो प्रशासन भी था ना, बोलता था कि आप पैसा की जरूरत पड़ेगी ना भाई, अब क्या कीजिए कि हमारा ही सेना रख लीजिए, हमारी ही चीजें, मतलब हस्तक्षेप करना पूरा तरह से क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मतलब कुल मिला जुला के निजामत और दीवान, मतलब कि राजस्व और प्रशासन दोनों किसके पास पहुंच गया, रॉबर्ट क्लाइव के पास। ठीक है, 8 साल तक पूरा लूटा, 65 से लेके 72 तक, 7 साल तक पूरा लूटा। और लूटते लूटते जब मतलब कि लगने लगा अंग्रेज को, महारानी को लगने लगा, क्राउन को लगने लगा कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, जितना पैसा लूट रहा है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब कि लोग का शिकायत आने लगा। ऐसा थोड़ी ना था कि यहाँ से जो भी चीज चल रही थी वहां पे पता चल रहा था, सब कुछ पता नहीं चल रहा था। ठीक है, और यहाँ ऐसा भी नहीं था कि अंग्रेज बहुत ज्यादा ये करने आए थे कि टॉर्चर करेंगे। ठीक है, ये जब टॉर्चर करने लगा, इसके पास पैसा था, पैसा आने लगा, जब रिटायर होकर पहुंचा, है ना, 68 में पहुंच गया, कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव पूरा पैसा लेके पहुंचा। इस पे क्या बन गया, मुकदमा बैठा, मुकदमा बैठा, संसद में इसको खड़ा किया गया, बोला गया कि कहां से पैसा आया, ये वो पूरा बातचीत होने लगी इससे। तब पता चला कि ये इसने क्या किया है, पूरी तरह से वहां पे कब्जा कर रखा था। ठीक है, अब यही इसी चीज को खत्म करने के लिए महारानी ने वहां से आदेश दिया कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आइए, जहां पर कि कंपनी पे क्या किया जाएगा, अब नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा क्या किया था, पैसा यहां से लूट के पहुंचा था वहां पे। अब इसी चीज को हम लोग यहां पे जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे तो यहीं पे आता है आपका क्या, भारत का संवैधानिक विकास यहीं से स्टार्ट होता है। और सबसे पहला जो एक्ट आएगा आपका क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले कहानी पता चल गई आपको कि क्यों आया था, इसीलिए आया था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लाया था यहाँ पे, और बहुत सारा पैसा क्या कर लिया था उसने, ये कर लिया, पूरा तरह से कंपनी का कब्जा हो गया था कहां पर, बंगाल पे, भारत पे। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए आया आपका संवैधानिक विकास। इसमें बात रखेंगे, 2 चरणों की बात करेंगे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं पहले चरण की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला चरण जो चला ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए, वो कहां से कहां तक, तो ध्यान देंगे 1773 से 1857 तक। जब तक कि 1857 में क्या हुआ है, कौन सा विद्रोह, 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह। ठीक है, भारत का पहला विद्रोह 1857 के विद्रोह में, जहां पे बाबू वीर कुंवर सिंह का भी जिक्र होगा जब हम लोग पढ़ेंगे तब। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ संवैधानिक विकास का, जहां हम लोग बात कर रहे हैं पहले चरण की, जहां कहां से कहां तक, 1773 से 1857 तक। उसके बाद बात करेंगे 1857 से 1947 तक। ठीक है, 2 चरण में हम लोग बांटेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे, एक बार आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बात होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद देखोगे 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, उसके बाद 1858 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत, फिर भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, और लास्टली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतना कुछ पढ़ना है। उसके बीच में और 2 चीजें हैं जहां यहाँ पे ऐड नहीं है, जिसमें बात करेंगे हम लोग क्रिप्स मिशन की और कैबिनेट मिशन की। ठीक है, उसी के बीच में बात कर लेंगे जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। उतना अभी ध्यान नहीं देना है, इतना फोकस भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक एक कदम करके चलना है, एक एक स्टेप करके। जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका हम लोग माहौल बना चुके हैं, पहुंच चुका है, रॉबर्ट क्लाइव खत्म हो चुका है, महारानी ने कहा है कि अब कंपनी पे क्या करना है, नियंत्रण करना है, इन लोगों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, इसके लिए आया है रेगुलेट। रेगुलेट करना यही होता है। ठीक है, किसी भी चीज को। अब बढ़ते हैं, सबसे पहले अपने आते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। ध्यान देंगे, जो जो पॉइंट हम ज्यादा फोकस करेंगे उसको ज्यादातर याद रखना है, फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले बात होती है कि जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव यहां से जाता है तो वहां से महारानी भेजती है एक आदमी को, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ओके, भारत का नहीं, ध्यान देंगे, बंगाल का। ध्यान देना है एक एक शब्द पे। भारत का अगर पूछेगा तो बात अलग है, भारत का प्रथम वायसराय पूछेगा तो बात अलग है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो अलग है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछता है तो क्या है भैया, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन भेजा है, महारानी भेजी है कि आप जाइए और कंपनी पे थोड़ा सा क्या कीजिए, नियंत्रण स्थापित कीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आइए। और यहीं पे बात होती है कि जो लेके आया था वो रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन, है ना, ड्वेल, वो चीज को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। याद रखिएगा कि द्वैध शासन की जो समाप्ति है किसने किया था, लेकर कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा दोनों चीज। चलिए,
अब वॉरेन हेस्टिंग्स आ चुका है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन के महारानी भेजा है। अब यहाँ पे वो रेगुलेट करने के लिए क्या क्या करता है उसके बारे में जान। पहली बात कि भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया 1773 के विनियमन अधिनियम के माध्यम से शुरू की गई थी। केंद्रीकरण मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज करना, पावर को क्या करना है अब? सेंट्रलाइज। जो ये निजामत है ना, जो ये दीवानी करके गया है, फैला रखा है एकदम अपने मन से, मतलब किसी को भी, अपने लोगों को, चाटुकार लोगों को नहीं होता है कि ला जा तू संभाल ल बिहार, जा तू लखनऊ संभाल ल, जा हई कर ल, ठीक ना। और पैसा जौन बा ओकर एगो हिस्सा बांध देनी, अपन थाना में बांध देनी कि हाँ इतना 5 लाख रुपया पहुंच जाएगी चाहिए। तो वही वाला हाल था, रॉबर्ट क्लाइव का पूरा पैसा लूटा है, ठीक है। इस चीज को क्या खत्म किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, मतलब कि सेंट्रलाइज कर लिया पावर को, बिखेरेगा नहीं, अपने पास रखेगा, ठीक है, सेंट्रलाइज किया। उसके बाद यह भारत में, दूसरी चीज की, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला अधिनियम था, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी चीज कि इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर था लेकिन गवर्नर जनरल कौन बना है? ये। अब ये मत पूछना कि बंगाल का गवर्नर, पहला गवर्नर कौन था, ठीक है ना, ओके, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नर जनरल याद रखने की जरूरत है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे, आए हुए हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम ने, अब देखो ध्यान देना, जो मैंने बोला है शुरू में कि 3 प्रोविंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 प्रांत जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, महाराष्ट्र आज का मुंबई, ठीक है, और उस मद्रास, और क्या था? बंगाल, ठीक है। बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे। अब बंगाल के नियंत्रण में कौन आ जाएगा? बंबई और मद्रास के राज्यपाल आ जाएंगे, मतलब कि जो हेड हैं मुंबई और मद्रास के, वो भी किसके नियंत्रण में आ गए? बंगाल के नियंत्रण, क्योंकि क्या करना है? पावर को सेंट्रलाइज कर लेना है, बिखेरना नहीं है, ठीक है। इसके लिए गवर्नर जनरल को नियम और कानून बनाने की शक्ति दे दी गई पूरी तरह से, ठीक है। अगला चीज कि गवर्नर जनरल को 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई। आज भी होता है, आज भी जब कानून आप देखोगे 74(1) आर्टिकल जब हम लोग पढ़ाएंगे तो बात अलग है, आज भी हम जोड़ देते हैं आपको, आर्टिकल 74(1) बोलता है कि राष्ट्रपति के पास सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसके सलाह पर राष्ट्रपति काम करेगा। तो वही सलाह के लिए, या मतलब कि डिस्कशन करने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद क्या कर दी गई? इसको दे दी गई। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को, कि 4 लोगों के साथ आप मिलकर मीटिंग कीजिए, उसके बाद जो फैसला लेना है आप लीजिए। कंपनी में निदेशकों की संख्या, मतलब कि एक डायरेक्टरेट की संख्या जो है वो निर्धारित की गई, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, ठीक है। गवर्नर जनरल को कंपनी के निदेशकों के आदेशों का पालन करना पड़ता था, याद रखिएगा, जो निदेशक बोलेंगे उनको आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो खास थे, कहाँ के? क्राउन से खास थे, ठीक है। तो इसलिए इनको, इनके जो आदेश हैं, चाहे इनके जो आपके बीच में जो डिस्कशन होगा उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। कंपनी के राजस्व को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा रिपोर्ट किया जाना चाहिए, जो कंपनी की शासी निकाय थी। मतलब कि जो भी आप रिवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए कौन आया? एक संस्था आई, किसका नाम क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको आपको रिपोर्ट देना है कि कितना आपने रिवेन्यू, कितना आपने पैसा क्या किया, वसूली किया है, क्योंकि इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव पे तो कोई नियंत्रण नहीं था, जितना पैसा आता था वो मनमानी तरीके से भेजता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो रेगुलेटिंग, ये बहुत खास है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अनुसार 1774 में, दोनों क्वेश्चन आता है, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सबसे पहले आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई? कलकत्ता में। कौन से अधिनियम के अनुसार? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। और कब की गई? 1774। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने भाई? एक मुख्य न्यायाधीश और कितने? 3 सहायक न्यायाधीश, ठीक है। अभी कितने हैं? अभी टोटल न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मिला के 34 है, ठीक है। अभी कितने हैं? अभी 34 की बात होती है, ठीक है ना। उस समय देखो कितने हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक, 4, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि अब समझ में आ गया है 1773 का कहानी, रेलगाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट पे पहुंच जाते हैं। अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ गया? इसको आपको सोचना चाहिए, पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों पड़ा? ये एक आदमी थे जिनका नाम है, अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है विलियम पीट, ठीक है, विलियम पीट। उन्हीं के नाम पे ये एक्ट आया था, उन्हीं के नाम से रख दिया गया। कौन सा? क्या नाम? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा? थोड़ा बहुत सुधार लाएगा किसमें? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है ना, उसी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्या करेगा? चेंज करेगा। देखते हैं क्या चेंज करता है। बोलता है कि 1784 के अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश कब्जे का कहा जाने लगा। अब मतलब कि कंपनी का जहां कब्जा, वहां पे किसका कब्जा? ब्रिटिश अंपायर का कब्जा। अब बोला जाना कि ये अंग्रेज की जमीन है, ठीक नो। अभी तो कंपनी शासन करता है, लेकिन अब क्या होने लगा? अब ठीक, अब इस अधिनियम के अनुसार क्राउन एंड कंपनी द्वारा संचालित ब्रिटिश भारत की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई।
ठीक है, मतलब कि क्राउन और कंपनी दोनों मिलकर क्या करने लगे, एक संचालन चलाने, मतलब कि चीजों को चलाने लगे। सरकार के पास परम शक्ति और अधिकार था। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक संचालन के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया और राजनीतिक मामलों के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दोनों मामलों के लिए 2 बोर्ड, कौन कौन से, एक तो वाणिज्यिक संचालन के लिए एक निदेशक मंडल, ठीक है, ध्यान देंगे, निदेशक मंडल, और इसके लिए राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड। कितने सदस्यीय, 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल की परिषद को 4 सदस्यों घटाकर अब क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया, एक आदमी हटा दिया गया। उसको याद करना जरूरी नहीं, वो घटता बढ़ता रहेगा, उससे क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में अगर कहीं अगर जाओगे बड़ा एग्जाम देने तो हो सकता है पूछ दे, नहीं तो वैसे वनडे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। मुंबई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। 1773 का याद रखेंगे, 1773 में क्या हुआ था कि बंगाल, बल्कि मद्रास और मुंबई के राज्यपालों को अंडर में ले लिया गया था, किसके, बंगाल के। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि मुंबई और मद्रास में गवर्नर काउंसिल की स्थापना, मतलब कि परिषद, काउंसिल मतलब क्या होता है, परिषद। अभी तक बंगाल के लिए ही परिषद था, अब क्या हो गया, बंगाल यहाँ पे मद्रास और मुंबई के लिए भी परिषद हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये देखो, ये बहुत ही खास ये है, चलो 1813 का चार्टर नियम, बहुत आदमी फोकस नहीं करता है इस पे, लेकिन बहुत खास है, क्वेश्चन जो आ रहा है यहीं से आता है अब, ठीक है ना, क्योंकि अब हाउ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना, सब लोग रट लिया है, ठीक है ना। 1813 इंपॉर्टेंट है। 1813 में इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं। एक तो पहली आपको दिखेगी कि कौन कौन सा अधिकार, कौन कौन सी इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, किस किस चीज पे अधिकार रह गया, मतलब निर्यात पे, मतलब बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी चीजों पे, तो उस पे फोकस करेंगे। दूसरी चीज फोकस करेंगे कि दूसरी पहली बार धर्म के नाम पर आया, ये बोला गया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते, मिशनरी की स्थापना कर सकते, मतलब कि क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को आप क्या कर सकते हो, फैला सकते हो, दूसरी चीज। और तीसरी चीज आया यहाँ पे कि पहली बार शिक्षा के लिए, भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया क्या रखा गया, मतलब रखा गया कि हाँ भंडार में रहेगा, रिसोर्स में रहेगा, भाई एक रखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग, शिक्षा पे हम लोग खर्च करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज पे फोकस करेंगे। सबसे पहले कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया, ये तो बात अलग है, उसको और मजबूत कर दिया। दूसरी चीज कि कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी, फोकस कर लिया, कितना वर्ष, 20 वर्षों के लिए फोकस। उसके बाद बात होगी चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है ना, चाय अफीम और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर उनका व्यापार क्या कर दिया, एक अधिकार समाप्त कर दिया। याद रखना 3 चीज, चाय पे, अफीम पे और चीनी पे, ठीक है ना, ये 3 चीज पे, है ना, ये 3 चीज पर बोला गया कि आप व्यापार मुक्त रूप से जैसे कर रहे हैं करते आइए, बाकी चीजों पर क्या कर दिया गया, नियंत्रण लगा दिया गया। इसने स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। ठीक है, उसके बाद कंपनी का लाभांश कितना तय कर दिया गया, 10.5%। उतना फोकस नहीं करना, इतना डाटा नहीं पूछेगा। हाँ, ये जरूरी है कि इस अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मिशनरियों को भारत आने और धार्मिक धर्मांतरण में संलग्न होने की अनुमति देना था, कि आइए यहाँ पे धर्म चेंज करवाइए, जो है ना, रिलीजन अपना फैलाइए, यहाँ पे मिशनरी की स्थापना कीजिए। जो भी देखोगे मिशनरी वगैरह, जो स्कूल्स हैं, मिशन स्कूल वगैरह, हमारे यहाँ भी एक मिशन स्कूल है, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी मिशनरी हैं, वो सब उसी समय क्या किया गया, बहुत तेजी से स्थापित किया गया। उसके साथ साथ अधिनियम भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और विज्ञान के प्रचार के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं ग्रांट देता है, किस चीज के लिए, फाइनेंस, किस चीज के लिए, भाई भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार के लिए, जो मतलब कि हमारे जो भी हिस्टोरिकल ये थे उनको, और विज्ञान के लिए, साइंस के लिए। उसके अलावा ये याद रखेंगे कि शिक्षा में भी बड़ी भूमिका निभानी थी, इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपए अलग रखे जाने थे। तो क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपया किस अधिनियम के तहत रखा गया, 1813, पहली बार सोचा गया इंडियंस के बारे में कि शिक्षा भी जरूरी है, तो 1813 का अधिनियम चला। अब आगे बढ़ते हैं, 1833 और 1853 लास्ट। ठीक है, 13 के बाद कहां पहुंचे भाई, 20 साल के, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं 1813 का अधिनियम 20 साल के लिए सब कुछ बढ़ा दिया गया है। अब 33 आता है, जैसे 33 आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा कि किस अधिनियम के तहत अभी तक क्या चल रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा था, अब क्या कहा जाने लगा बंगाल गवर्नर जनरल को, भारत का गवर्नर जनरल। कौन थे सबसे पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो गया, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग्स, कब, 1773 में। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में समाप्त हुई, यह अब एक वाणिज्यिक निकाय नहीं थी। मतलब कि अब ट्रेड अब नहीं रह गया, अब क्या रह गया, पूरी तरह से प्रशासन संभालना है, पूरी तरह से भारत पे क्या कर लेना है, कब्जा करना है। ठीक है, गवर्नर जनरल को राजस्व, नागरिक और सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। मतलब समझ रहे हो, राजस्व पर भी, नागरिकों पर भी, मतलब प्रशासन भी और सेना पर भी, सब पे नियंत्रण किसका, गवर्नर जनरल का। हमारे यहाँ अभी तीनों सेना के प्रमुख किसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। तीन सेना है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेना के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। गवर्नर जनरल क्या हो गया था भाई, राजस्व, नागरिक और सैन्य पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। किस अधिनियम के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम। अब 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण था, एक प्रक्रिया जो 1773 के विनियमन अधिनियम के साथ शुरू हुई थी। मतलब कि सेंट्रलाइज करने का जो शुरुआत हुआ था वो कहां पर जाके खत्म हो गया, 1833 में जाके खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम लास्ट, जिसमें कि सबसे पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि सिविल सेवा की जो सिविल सर्विसेज है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, किस अधिनियम से, तो 1800 सिविल सेवा परीक्षा, 1853 का चार्टर अधिनियम। यह सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा थी, पता ही है। गवर्नर जनरल के कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया। यहाँ से फिर से जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, फिर से क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब द्वैत शासन फिर से क्या हो गया, यहाँ से लागू हो गया 1853 के अधिनियम से। ठीक है, इस अधिनियम ने विधान परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने देते हैं। 4 सदस्य बंगाल से, तो हई हऊ सब कोनो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1853 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गवर्नर जनरल की विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद के रूप में क्या होने लगा, जाने जाना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो गया था, केंद्र, मतलब पूरा का पूरा केंद्र कौन बन गया था, बंगाल बन गया था। तो बंगाल का जो विधान परिषद चल रहा था वही क्या चलने लगा, मतलब गवर्नर जनरल का जो विधान परिषद चल रहा था वही क्या माने जाने लगा, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद ने मिनी संसद के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया। इसने ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रियाओं को अपनाया। मतलब ब्रिटेन में जो संसद की प्रक्रिया थी उसी चीज को यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद में, मतलब कि गवर्नर के विधान परिषद में चलाने जाने लगा। ठीक है, अब देखोगे कि यहीं से 1853 का चार्टर अधिनियम खत्म होता है ना, और अपना स्टार्ट होगा क्या, विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह है। और 1857 का विद्रोह जैसे ही स्टार्ट होगा, आप देखोगे कि महारानी बोलती हैं कि आप क्या लाइए, एक अधिनियम लाइए 1858 का अधिनियम, जहां पर बहुत कुछ बदलने वाला है। जहां पर ये गवर्नर जनरल का पद है वो पूरी तरह से क्या होने वाला, तब्दील होने वाला। चीज वही है, वायसराय बोला जाने लगा, वहां से वायसराय बोला जाने लगेगा। भारत में एक भारत सचिव, मुख्य सचिव के रूप में एक पद आ जाएगा। ठीक है, वो सब चीजें चलने लगेंगी यहाँ पे, है ना। तभी देखोगे कि वहां पे बात होगी कि जब आगे जाओगे तो देखोगे मार्लियामेंटो सुधार, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें बाद में कल बात करेंगे दूसरे चरण में। ठीक है, आज की जो फोकस मेन चीजें थी, जाके आराम से इसको एक बार देख लेने का है, रिवीजन कर लेने का है। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन कल करवा देंगे 10-15, जो भी होगा पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना जरूरी है। तब तक के लिए आप लोग भी इस पहले लेसन, मतलब कि इस चैप्टर के पहले पार्ट को आप लोग एंजॉय कीजिए। अनुमति लेते हैं, तब तक के लिए दूसरे पार्ट में मिलेंगे।